नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का प्रदेश है राजस्थान। जिला है अलवर। अलवर जिले के तातारपुर थाना क्षेत्र में 14 मार्च की सुबह, बल्कि 15 मार्च की सुबह, गांव वालों ने सड़क के किनारे एक खाई में प्लास्टिक की बोरी बंद फेंकी हुई देखी। कोई भी सामान्य आदमी होगा इस चक्कर में कि खोल के देखो किसी का सामान गिर गया है, उनके काम का तो कुछ नहीं है। बहरहाल उस बोरी को जैसे ही खोला गया, उसमें एक युवती की लाश थी। लोग भाग गए। फौरन उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई। मौके पर पूरी बॉडी को प्लास्टिक के उस बैग से निकाला गया। देखा गया एक खूबसूरत महिला, और ऐसा लग रहा था कि उसके गले को दबा के उसकी हत्या की गई है। पुलिस के पास पहला चैलेंज ये था कि महिला कौन है। फिर उसके बाद दूसरा चैलेंज कि आखिर उसकी हत्या किसने की। पुलिस ने खैर डॉग स्क्वाड मंगवाया, एफएसएल की टीम आई, फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई, जो पुलिस की एसओपी में है। उसके बाद पुलिस ने उसकी फोटो के इश्तहार बनवा के लोकल अखबारों में भी निकलवाए, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। कोई ये बताने वाला नहीं था कि आखिरकार ये महिला है कौन। अच्छा, राजस्थान में अच्छी बात यह है कि लंबी लंबी सीधी सड़कें हैं और जगह जगह पे टोल भी, एनएचएआई की रोड्स हैं, और जगह जगह टोल प्लाजा है। हर टोल प्लाजा पर कैमरे लगे होते हैं। कैमरे दो तरह के लगे होते हैं। एक नंबर प्लेट रीडर, एएनपीआर कहते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। उसमें उनका पर्पस होता है कि साहब किस नंबर की गाड़ी यहां से क्रॉस हुई है। स्पष्ट हमारे आपके घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। हमारा आपका पर्पस डिफरेंट होता है कि कौन आदमी आया है, पहचान वाला है, गैर पहचान वाला है, और दूसरा ये कि कितने लोग आए हुए हैं। थोड़ा ऊंचाई पर होते हैं। नंबर प्लेट रीडर वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं लगते, और जैसे ही गाड़ी क्रॉस होगी तो सामने और पीछे दोनों के नंबर को वो रजिस्टर कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, दूसरा कैमरा फास्ट टैग को रीड करता है। तीसरा कैमरा जो टोल प्लाजा पे है, वो जो लोग उसमें होते हैं, यानी साइड वाले होते हैं, गाड़ी में अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको कैप्चर कर लेता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इन कैमरों से बहुत मदद मिली पिछले 10 सालों में। और राजस्थान में लंबी दूरी का कोई वाहन जो लंबी दूरी से आया है या जा रहा है, अगर वो कोई अपराध करके निकलता है तो पुलिस सबसे पहले टोल प्लाजा के कैमरों को खंगालती है। पुलिस ने यहां भी वही किया। डेथ का समय तो दिन का आया, लेकिन बॉडी रात में 11 बजे के बाद फेंकी गई। यानी 11 बजे से पहले जितने टोल दोनों तरफ के थे उनको चेक करना था। धीरे धीरे उनको एक गाड़ी का 11 सवा 11 बजे जाना और 45 मिनट में उसका फिर से वापस आना। तो जो इन्वेस्टिगेशन में जो टारगेट किया गया था कि इस स्थान तक कोई गाड़ी गई, अपना काम किया और वापस आ गई, ऐसे 2-3 नंबर्स गाड़ियों के मिल गए पुलिस को।
इसको फिर बैक ट्रैक कहते हैं कि जिस टोल पर सबसे पहले वो देखी गई, घटनास्थल के सबसे नजदीक, उसके बाद के टोल, उसके बाद के टोल, उसके बाद के टोल, इन सारे टोल पर जब पुलिस ने नंबर को तलाश किया तो गाड़ी की ओरिजिन उनको गांधीनगर, दिल्ली के, आनंद विहार, करावल नगर और गाजियाबाद में पता लगी। बीच के किसी टोल पर बहुत ही स्पष्ट नंबर प्लेट भी मिल गई। उस नंबर प्लेट को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से वेरीफाई किया गया। गाड़ी रजिस्टर्ड थी गाजियाबाद में, लेकिन उसका पूरा मूवमेंट वो दिल्ली के गांधीनगर के आसपास से शुरू हुआ। बहरहाल पुलिस ने उस गाड़ी को ढूंढना शुरू किया। आरटीओ ऑफिस से उसको बहुत ढेर सारी डिटेल्स मिल गई और पुलिस पहुंचते पहुंचते घटना के करीब करीब 10 दिन बाद पहुंच गई चांद मोहल्ला गांधीनगर के आसपास कपड़ों के व्यापारी कपिल गुप्ता के पास। कपिल गुप्ता को लाया गया, बिठाया गया, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और बामुश्किल तमाम 1 घंटे में इस महिला की फोटोग्राफ, जो लाश अलवर में तातारपुर में मिली थी, लोगों ने पहचान ली। लोगों ने बताया कि इस महिला का नाम प्रियंका खत्री है और ये ट्यूशन टीचर है, और ये भी बताया कि ये काफी लंबे समय से कपिल गुप्ता के बच्चों को पढ़ा रही है। पुलिस के लिए आसान हो गया। कपिल गुप्ता से पूछताछ शुरू हुई। आप समझ सकते हैं कि कौन इतनी आसानी से बता देगा कि हाँ, मैंने ये किया है। पुलिस को सारे हथकंडे अपनाने पड़े जो उसे अपनाना चाहिए, और बहुत टाइम नहीं लगा। 1 घंटे में सारी वारदात क्लियर हो गई। जो वारदात क्लियर हुई वो कुछ ऐसी थी कि सुनने वाला भी और पुलिस वाला भी दोनों आश्चर्यचकित रहे। कपिल गुप्ता ने बताया कि घटना से, यानी जो मैंने बताया कि 14 मार्च 2022 को, घटना से करीब 6-7 साल पहले अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए वो एक टीचर की तलाश में थे। अपने दोस्तों, यारों से, अगल बगल के लोगों से पूछा, और उनकी पत्नी सुनैना वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि कोई ट्यूशन बच्चे के लिए लगा दिया जाए। अगल बगल से फीडबैक ये मिला कि एक यंग महिला है जो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाती है और बच्चों के रिजल्ट अच्छे आते हैं, लिहाजा प्रियंका खत्री नंबर मिला और कपिल और सुनैना दोनों ने उनसे संपर्क किया, बुला लिया, बच्चे से बात कराई। बच्चे को पढ़ना था, कोई बहुत टेंशन की बात नहीं थी। ये पूछा कहाँ कहाँ पढ़ाती हो, 3-4 जगह उसने बताया कि साहब इनके बच्चे को पढ़ाती हूँ, इनके बच्चे को पढ़ाती हूँ, इनके बच्चे को पढ़ाती हूँ। पैसा तय हुआ, समय तय हुआ कि आपके बच्चे को हम इस स्लॉट में शाम को 7 से 8 या 8 से 9 पढ़ा पाऊंगी। बात तय हो गई और आना शुरू कर दिया। कपिल गुप्ता की नजर प्रियंका खत्री पर अटक गई। आप समझ सकते हैं, हालांकि प्रियंका खत्री कपिल से 10 साल छोटी थी। धीरे धीरे टेलीफोन पर बात शुरू हुई, समय फिक्स हुआ। कपिल गुप्ता उस समय अपनी दुकान, चूंकि कपड़ों के व्यापारी थे, उस समय अपनी दुकान बंद करके घर आने लगे जब प्रियंका के आने का समय होता था। प्रियंका पर वो खर्च करने लगे। बात धीरे धीरे 6 साल तक चलती रही। साल भर बाद
कपिल ने कहा कि हो सकता है मेरी पत्नी सुनैना को शक होने लगे। एक तरीका उन्होंने बताया कि कल से अगले रक्षाबंधन से तुम मेरे बेटे को राखी बांधा करो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा घर में, खासकर पत्नी के दिमाग में। प्रियंका ने यही किया। लगातार 4 साल तक वो उसको राखी बांधती रही। लेकिन इस बीच में कपिल गुप्ता उसका सारा खर्च वहन करने लगे। कपिल गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि प्रियंका को सुंदर दिखने का बहुत शौक था। उसके लिए वो तमाम दवाइयाँ और तमाम कॉस्मेटिक्स और तमाम महंगी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। उसका पूरा पैसा मैं देता था और 7 साल में लगभग 40 लाख रुपए उसने प्रियंका पे खर्च कर दिए। इस बीच में प्रियंका की 2 बार उनके घर वालों ने शादी तय की। दोनों बार सगाई प्रियंका ने ही तोड़ दी। इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, फलाने हैं, ठिकाने हैं, मुझे इस तरह का लड़का चाहिए, ये फैमिली लड़का अगर अच्छा है तो फैमिली बैकग्राउंड बताने लगते हैं। सब लोग जानते हैं, हर परिवार में लोग जानते हैं शादी से मना करने के क्या क्या तरीके हैं। कभी परिवार वाले मना करते हैं तो क्या तरीका अपनाते हैं, कभी लड़का या लड़की मना कर देते हैं तो क्या तरीका अपनाते हैं अगर वो कहीं और शादी करना चाहते हैं। बहरहाल ये बताया उसने, कपिल गुप्ता ने, कि कोई साल भर पहले एक दिन मेरी पत्नी सुनैना घर पे नहीं थी। अपने निश्चित टाइम पर पढ़ाने के लिए प्रियंका आ गई। मैं भी अक्सर उसी टाइम पर आ जाता था। ये उस दिन की बात है जिस दिन उसने अपनी दूसरी सगाई तोड़ी थी। उसने आकर कहा कि देखो, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी 2 सगाई तोड़ दी। अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारी वजह से बार बार सगाई तोड़ रही हूं। कपिल ने कहा मैंने सुन लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इस बात पे विचार करूंगा। लेकिन भीतर ही भीतर डर लगने लगा कपिल को कि अगर ये बात मेरी पत्नी को पता लगी तो कोहराम मच जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा घर में। लिहाजा उस बात को वो टालता रहा। घर वालों पे प्रेशर बनाने के लिए और कपिल गुप्ता पे भी प्रेशर बनाने के लिए वो एक दिन उसने जहर खा लिया और इसका हल्ला बहुत किया। जहर खाया, अपने घर वालों को बताया कि मैं जीना नहीं चाहती, वो फलाना है, वो शादी मेरी टूट जाती है, मैंने जहर खा लिया है। और कपिल गुप्ता को व्हाट्सएप मैसेज से बताया कि मैंने जहर खा लिया है। खैर, कपिल गुप्ता भाग कर गए, उसे हॉस्पिटल ले गए, भर्ती कराया। लेकिन उसने, जैसे वो कहते हैं ना कि कम मात्रा का जहर दबाव बनाने के लिए खाया था। 4-6 दिन बाद जब वो फिर बच्चे को पढ़ाने आई तो उसने कहा कि अब की बार मैं इतनी गोलियां खाऊंगी और लिख के जाऊंगी कि तुम्हारी वजह से खा रही हूं, इसलिए तुम्हें अब शादी करनी पड़ेगी। 6 साल से ज्यादा हो गए हमारे तुम्हारे संबंध के, अब इसे और लंबा खींचना ठीक नहीं है। कपिल गुप्ता की और उनके मन में भय साया, मौज लीजिए, एक महिला के साथ गुलछर्रे उड़ाइए, एक महिला को आप अपनी प्रॉपर्टी समझकर यूज करिए, वो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो परमानेंट आपके यहां रहने की बात करने लगे तो आप दुनिया भर की बातें इधर उधर की करने लगे। फिर उसने ये कहना शुरू किया कि देखिए, मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, और इस घर में मैं तुमको लाकर नहीं रख सकता।
उसने कहा, फिर इतने सालों से तुम मेरा शोषण क्यों कर रहे हो? उसके बाद उसने एक दिन और ये बात कही कि तुम अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दो, मैं इसी घर में रहूंगी, बहुत हो गया। इस बात को सुन के वो और डर गया। उसको लगा कि अब ये बात सिर के ऊपर हो रही है। शादी उन्हें पहले भी नहीं करनी थी, शादी उसके जहर खाने के बाद भी नहीं करनी थी। वो तो बस इधर उधर मुंह मारने की जिसकी आदत है वो मुंह मार रहे थे, कपिल गुप्ता जी। जब बात ये हो गई कि इसको अपने रास्ते से हटाओ, इसे मार दो, तलाक दे दो, जो मर्जी हो वो करो, और एक टाइम निश्चित कर दिया कि जो कुछ करना है 3 महीने में बताओ, वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगी, तुम्हारे लिए लिख जाऊंगी, तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। कपिल गुप्ता मानसिक रूप से अवसाद में आ गए, प्रेशर में आ गए, और पत्नी ने टोका कि क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बहुत उलझन में हो। काफी सोच समझ के बाद उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पहले तो पत्नी गुस्सा हुई। कपिल ने कहा, गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा, इस समस्या का समाधान करना है। वो अब एकदम गले ही पड़ गई है। पत्नी ने कहा कि हम उसको अब रास्ते से हटाएंगे और तुम कुछ नहीं बोलोगे। उसने अपने 2 नौकरों को, राजकिशोर यादव और सचिन देवल को तैयार किया, कपिल गुप्ता की पत्नी सुनैना ने, और यह कहा कि तुम लोग गाड़ी लेके जाओ और उसको बुला के ले आओ, मैं रास्ते में मिलूंगी, गाड़ी में बैठ जाऊंगी और उससे कहूंगी कि फला सामान लेकर तब हम घर चलते हैं। इसी बीच में उसको उसका गला दबा के तुम्हें मारना है। अब मालिक का हुक्म है, मलकिन का हुक्म है, दोनों तैयार हो गए। राजकिशोर यादव और सचिन देवल उसे उसके घर से बुलाकर ले आए। रास्ते में गांधीनगर के पास उनकी पत्नी भी मिल गई। फर्जी बातें टेलीफोन पे कि अच्छा ठीक है वहां खड़ी रहिए, बस मैं आ गया, और मैं दीदी को लेकर मैं चल चुका हूं, अच्छा आप वहां बाहर फला दुकान के सामने खड़ी हुई है। वो वहां मिल गई। जैसे ही राजकिशोर यादव गाड़ी चला रहा था, आगे बैठा हुआ था सचिन देवल, पीछे सुनैना और प्रियंका खत्री बैठी थी। थोड़ी देर में जब सुनसान जगह पर पहुंची तो सबसे पहले सुनैना ने ही उसके दुपट्टे से उसका गला कसना शुरू किया। खतरे को भांप कर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। आगे से कूद कर देवल पहुंच गया, उसका मुंह बंद कर दिया, और फिर ऐसा लगा कि कुछ उस शोर से लोग, अगल बगल आने जाने वाले लोग, उनका ध्यान आकर्षण हो रहा है। गाड़ी चल रही थी तो उसमें बहुत तेज आवाज में एक भजन लगा दिया ताकि इसकी आवाज बाहर न जाए। थोड़ी देर में दोनों ने मिलकर उसका गला इतना कसा कि वो मर गई। मरने के बाद सुनैना ने कपिल गुप्ता को फोन किया कि काम हो गया है, अब तुमको भी आना होगा, साथ में प्लास्टिक की 2 बोरियां और रस्सी लेते आना, दूसरी वाली गाड़ी से फला जगह पहुंचो, पार्किंग में गाड़ी को खड़ी करो, वहीं मिलो, गाड़ी में अब इस लाश का डिस्पोजल करना है। वो अपनी दूसरी गाड़ी से आया, राजकिशोर यादव और सचिन देवल को उस गाड़ी से वापस भेज दिया गया और पति पत्नी दोनों उस गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि गुप्ता ने कहा, कपिल गुप्ता ने कहा कि अकेले हम रहेंगे तो पुलिस चेकिंग जरूर करेगी, तुम भी साथ में रहोगी तो महिला को देख के पुलिस न तो बदतमीजी करती है, न चेकिंग बहुत ज्यादा करती है।
दोनों नौकरों ने इस बीच में खाली जगह पे उसको बोरी के भीतर भरा और उसे अच्छी तरह से लपेट दिया। लपेट के पिछले वाली सीट के आगे वाले हिस्से में बोरी रख दी। पति पत्नी गाड़ी से चल दिए। कपिल गुप्ता गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। भागते भागते वो अलवर पहुंचे। अलवर में एक सुनसान जगह पे थोड़ी सी गहराई वाले गड्ढे सड़क के किनारे होते हैं, मिट्टी जहाँ खुदी होती है, वहां पर उसे किनारे खड़ी करके और उस बोरी को खिसका दिया और वो ढाल के नीचे चली गई और फिर वापस अपने घर पहुंच गए। इतनी अच्छी प्लानिंग से उसको डिस्पोज ऑफ, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पुलिस वहां तक पहुंचेगी, लेकिन टोल पर लगे हुए एएनपीआर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर एएनपीआर कैमरा में एक गाड़ी का जाना और फिर उसका लौट के आना, उसका डिस्टेंस देखा गया, जहां बॉडी मिली है वहां से कितनी देर में आ सकती है, किस स्पीड में गाड़ी आ सकती है, वो बिल्कुल फिट बैठ गया कपिल गुप्ता की गाड़ी से। इतनी सब बात बताने के बाद राजकिशोर यादव, सचिन देवल, सुनैना और कपिल गुप्ता को प्रियंका खत्री की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने इसमें चार्जशीट भी लगा दी, पर्याप्त सबूत थे। गाड़ी का वहां तक जाना, उतनी ही देर में वहां फेंकना, वहां से लौटकर आना, बोरी, उसमें लगने वाली डोरी, सबकी दूसरी चीज सेकेंड हाफ इसका डोरी का या रस्सी का, और वही उसी मार की बोरियां घर पे मिल गईं। बहरहाल उनको जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज की घटना एक ट्यूशन टीचर, यंग, खूबसूरत, घर में पढ़ाने आई। मैं 100 बार बता चुका हूं कि घर में अगर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो मेल यंग टीचर, ट्यूशन टीचर से कभी घर में बच्चों की पढ़ाई न कराएं। बच्चों को वहां भेज के करा लें जहां वो टीचर क्लासेस लेता है, उसके घर भिजवा दें, अपनी गाड़ी से भिजवा दें, आपके पास स्कूटर है उससे भिजवा दें। आप वेट कर लें, वो 1 घंटे पढ़ाने के बाद उसी से लें, लेकिन घर पर कभी एक्सेस न दें। इसके उल्टा अगर आपके घर में लड़के हैं, मेल है, तो यंग ट्यूशन टीचर को कभी घर पे एक्सेस न दें। बहुत ढेर सारी घटनाएं भी, मैंने दिल्ली की ही एक बड़ी घटना मैंने बताई थी, जिसमें वो ट्यूशन टीचर, महिला ट्यूशन टीचर, उसने पढ़ाना शुरू किया और धीरे, आप देखिए ट्यूशन टीचर की मैं गलती बहुत नहीं कहूँगा, या उसको तो पढ़ाना है, 4 पैसे मिलते हैं, लेकिन चमक धमक, और अगर उसको ये लग जाए कि इस आदमी की या उसके घर में किसी यंग लड़के की कोई वीकनेस है, तो वो जरूर एक्सप्लॉइट करेगी। बड़े व्यापारी थे, कपड़ों के बड़े व्यापारी थे, और आंखें उनकी चमक रही थी उसको देख के। लड़की थी, उसने रीड कर लिया, एडवांसेस किए, बस आ गए वो। लेकिन लालच इस कदर बढ़ गई 6-7 सालों में कि 40 लाख इसने खर्च किए हैं सिर्फ मेरे ऊपर, तो ये 4 करोड़ भी खर्च कर सकता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये, इसको जाने नहीं देना है। और दिमाग इतना खराब कि पत्नी की चाहे हत्या करिए, चाहे डाइवोर्स करिए, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। सारा मोहब्बत का नशा काफूर हो गया कपिल गुप्ता का, और अल्टीमेटली अपनी इस गलती को उन्हें अपनी पत्नी से साझा करना पड़ा।
और फिर पति पत्नी दोनों ने मिलकर उसे अपने रास्ते से हटा दिया। मतलब आप अगर एक तरह से कहें तो ये भी लिव इन रिलेशन में 6-7 साल तक प्रियंका खत्री और कपिल गुप्ता रहे, और अल्टीमेटली जैसा लिव इन रिलेशन में होता है, लड़की ही समाप्त होती है, मारी जाती है। मतलब चाहे खरबूजे पे चाकू गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। एक इसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बता दूं मैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में, आदरणीय श्री चंद्रचूड़ जी की कोर्ट में एक पिटीशन आई कि साहब जो जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। कारण भी उसका यही है, उन्होंने उसमें दिखाया कि साहब देखिए इसमें ये लड़की मारी गई, उसमें तमाम उन्होंने कोट किए एग्जाम्पल्स कि साहब इसमें महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं। तो इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट आदेश करे ऑल अक्रॉस द कंट्री। लेकिन सीजीआई ने कहा भाई ये कौन सी पिटीशन है, कौन कराएगा रजिस्ट्रेशन, करने वाले कौन होंगे, और जिसका रजिस्ट्रेशन करना है वो क्या एडमिट करेंगे कि हम लिविंग रिलेशन में हैं? क्या वो अपना नाम लिस्ट में चढ़वाएंगे कि हमेशा पुलिस आकर खटखटाती रहे कि भाई आप लोग ठीक तो हैं? और इस पिटीशन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राइटली खारिज कर दिया। कौन कर सकता है लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन और उनका पता और रजिस्टर लेके लिखेगा कि साहब इस फ्लैट में फला फला 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, इन्होंने शादी नहीं की है, बिना शादी के पति पत्नी की तरह रह रहे हैं? कौन लिखेगा? और कौन कहेगा कि नहीं साहब हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं? रजिस्टर में नाम हो जाएगा, वेबसाइट पे चढ़ जाएगा, सारी दुनिया जानेगी। तो इससे बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। मेरे कहने का आशय यह है कि यह समस्या गंभीर होती जा रही है। 30 के आसपास घटनाएं लिव इन रिलेशन की जिसमें लड़कियों या महिलाओं की हत्या हुई है, वो मैं ही आपको बता चुका हूं। सिर्फ एक केस में एक पुरुष की, एक लड़के की जान गई है, बाकी सारे केसेस में लड़कियों की जान गई है। अब इतना होने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ईश्वर ही मालिक है, ऊपर वाला ही मालिक है, सद्बुद्धि देन है। इतना देखने सुनने के बाद भी, अरे भाई आप लोगों से जान पहचान हुई 4, 6, 10 दिन, 15 दिन बाद, महीने भर बाद घर वालों को बताइए, शादी कर लीजिए, कौन रोक लेगा आपको? हर जिले में कोर्ट मैरिज के लिए एक स्पेशल मैरिज मजिस्ट्रेट है, एप्लीकेशन दीजिए, नोटिस जारी करेंगे, 3 महीने का समय देंगे, वहीं अपने ऑफिस में जयमाला करा देंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे, आप लीगली वेडेड हस्बैंड वाइफ तो हो जाएंगे। अब रह रहे हैं साहब 3 साल से, अब करेंगे तब करेंगे, अब करेंगे तब करेंगे, और हमेशा यही होता है, जब समय ज्यादा होता है तब लड़कियां, महिलाएं, लिव इन रिलेशन की फीमेल पार्टनर यही कहती हैं कि अब बहुत हो गया, अब शादी करनी है, और तभी वो मारी जा रही हैं, जितनी घटनाएं अब तक हुई हैं। तो आज की घटना से जो सबक है कि अगर आपके घर में पुरुष हैं, बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, तो किसी महिला टीचर को, खासकर यंग महिला टीचर को, आप कभी ट्यूशन के लिए अपने घर पर न बुलाएं। और अगर आपके यहाँ महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, तो किसी यंग
मेल ट्यूशन टीचर को घर पर न बुलाएं। भीड़ में अगर जैसे किसी उसके घर भेजते हैं, वहाँ 4-6 लोग और हैं, तो इसकी संभावना बहुत कम होती है कि उन दोनों के बीच कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ज़हन में ये बात नहीं आती, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती, तो फिर वही होगा कि फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।